नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। थोड़ा मैं भी कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। और उपन्यासों की श्रृंखला मैंने शुरू की थी, तो उसी श्रृंखला में जो मेरा अगला उपन्यास है वो है मैला आंचल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैला आंचल जो है वो हरीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और इसमें इनका प्रकाशन वर्ष आप देख लीजिए 1954 है। और इसके रचनाकार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हरीश्वर नाथ रेणु जी है, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था और उनका जो देहांत है वो 11 अप्रैल 1977 को हो गया था। हरीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया ज़िले में फारबिस नामक गांव में हुआ। उस समय ये पूर्णिया ज़िले में था। अज्ञे जी इनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। इनकी शिक्षा दीक्षा नेपाल और भारत दोनों स्थानों पर हुई। मैला आंचल रेणु जी द्वारा लिखा गया इनका पहला उपन्यास है। मतलब इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन ये जो पहले उपन्यास का दर्जा दिया गया है वो इनका मैला आंचल है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। रेणु जी पूर्णिया को उपन्यास का कथानक बनाकर इसकी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि कहा गया है कि ये इनका पहला आंचलिक उपन्यास था, एक किसी विशेष अंचल से जुड़ी हुई घटनाओं का जिसमें वर्णन होता है, वहाँ की जुड़ी हुई, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, वहाँ का जनजीवन हो, वहाँ की भाषा बोली हो। जब किसी एक विशेष जगह को आधार बनाकर हम कथानक लिखते हैं तो वो आंचलिक उपन्यास कहलाता है, जो कि ग्रामीण परिवेश से परिपूर्ण होता है। तो ये जो है पूर्णिया बिहार राज्य का एक ज़िला है, जिसकी सीमा एक ओर नेपाल से तो दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल से लगती है। चूँकि पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था, तो पूर्णिया के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बहुत भली भांति परिचित थे। वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोली भाषा से बहुत अधिक ये जो है अवगत थे। इस उपन्यास की भूमिका में रेणु जी ने स्वयं लिखा है कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। रेणु जी के अनुसार इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। अब यहाँ जैसे कि इन्होंने ये वक्तव्य दिया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस गांव की रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की है वहाँ पे मतलब फूल भी है, शूल भी है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ऐसी वहाँ पे प्रताड़नाएँ हैं, पीड़ाएँ हैं, वहाँ पे बहुत सारी अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, और गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, मतलब सामाजिक गंदगी है वहाँ पे, लोगों की सोच, लोगों के विचार, मतलब वहाँ एक जीवन में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, जो अच्छा बुरा होता है, वो सब कुछ इसमें समाहित है। और किसी से भी मतलब एक ग्रामीण परिवेश में जो कुछ भी होता है, चाहे वो व्यक्तिगत दृष्टि से हो, चाहे वो वहाँ पे जातिगत संघर्ष हो, चाहे वहाँ पे वो ऊंच नीच की बातें हों, या फिर वहाँ पे महिलाओं के प्रति जो लोगों की विचारधारा हो, तो अंधविश्वास है, अज्ञानता है, तरह तरह के सामाजिक शोषण है, और उन शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता है, उसकी पीड़ाएँ हैं, उसका संघर्ष है, और एक तरफ जो है आगे बढ़ने की चाह भी है, कुछ सुधार करने का जज्बा भी है। तो ये सब कुछ मतलब उन्होंने एक इस उपन्यास में बिल्कुल पिरो दिया है। जैसे एक माले में फूल होता है, उसी तरह पूरे ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, सबको उन्होंने इस अपने आंचलिक उपन्यास में समाहित कर दिया है। मैला आंचल के कथानक में रेणु जी द्वारा सन 1942 से लेकर 1948 गांधी जी के निधन तक का मेरीगंज के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवन चित्रण है। मतलब मेरीगंज जो गांव है
वहाँ का कैसा जनजीवन है, कैसी वहाँ परिस्थितियाँ बनती है, चाहे वो आज़ादी के पहले की हो या आज़ादी के बाद में जो स्थितियों में बदलाव हुआ, उस सब का जीवन चित्रण दिया गया है। इस उपन्यास में गरीबी, रोग, भूखमरी, जहालत को अशिक्षा मतलब कहते हैं, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों आदि का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं और विलीन हो जाती हैं, मतलब निरंतर चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्षणिक जो है पाठक को अपना ध्यान जो है इधर उधर कर पाए, ऐसा नहीं है। घटनाएं ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई जैसे लगता है कि हम कोई फिल्म जो है एक चलचित्र देख रहे हों। इस उपन्यास में केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है, यह एक घटना प्रधान आंचलिक उपन्यास है। मतलब ये किसी विशेष नायक या नायिका से बंधा हुआ नहीं। इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं वो इस मेरीगंज गांव के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इस मेरीगंज गांव में जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले की हो या आज़ादी के बाद का परिवर्तन हो, जितनी सारी चीज़ें हैं वो इनसे जुड़ी हुई रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी नायक के ऊपर आधारित उपन्यास नहीं है या नायिका के ऊपर आधारित उपन्यास नहीं है। यह एक घटना प्रधान, इसमें घटनाओं की बहुत प्रधानता है और इसमें नाटकीयता का अधिक प्रयोग किया गया है। मैला आंचल को हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है। वैसे तो उपन्यास बहुत लिखे गए इसके पहले, और प्रेमचंद जी ने भी अंचल पे, ग्रामीण अंचल पे काफ़ी सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जो जिन चीज़ों को उजागर इन्होंने अपने इस उपन्यास में किया है, एकदम जो कहते हैं ना देसी बोलचाल, भाषा, लोकगीतों का प्रयोग, बहुत कुछ ऐसा जो कि उस अंचल को परिलक्षित करने का जो उनका उद्देश्य था वो पूरा होता है। तो एक तरह से आंचलिक उपन्यासों की श्रृंखला में इनका ये सबसे बेहतर उपन्यास है। भाषा शिल्प एवं शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है। इनका जो भाषा शिल्प है बहुत ही सहज सरल है और आंचलिक विशेष की भाषा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इसमें मिथिला की भाषा भी है, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो अपभ्रंश का भी आभास कराती हैं। जैसे वहाँ स्वराजी को सुराजी बोला जाता है, स्टेशन को टेशन बोलते हैं, अगर गांधी जी है तो गांधी जी कहते हैं, एमएलए को मेले कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वहीं की जो क्षेत्रीय भाषा का उस पर पुट दिया गया है, वो बड़ा ही खूबसूरत लगा है। मतलब उस जो जीवन शैली है वहाँ की, या जो मेरीगंज गांव की घटनाएं घटती हैं और लोगों का जो उसमें योगदान होता है, उसको और जीवंत कर देता है। अब आइए हम बात करते हैं कि उपन्यास जो है ये 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद और जो इसका द्वितीय भाग है उसमें 23 परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर जो 67 परिच्छेद हैं। और अब आइए इसके प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। मैला आंचल में लगभग 196 पात्र हैं। अब इसमें 200 से अधिक हैं, लेकिन जहाँ तक जो बहुत से मतलब अधिकतर पात्र ऐसे हैं जिनका प्रभाव इस उपन्यास में कहीं न कहीं पड़ा हुआ है। तो आइए अब इसमें पुरुष पात्र के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन है, जो सबसे पहला है, जो कि कहानी के शुरू से लेकर अंत तक इसमें अपनी भूमिका निभाता है, वो है डॉक्टर प्रशांत। जैसा कि लिखा हुआ है, इनकी जन्मदात्री माँ जो है इनको हांडी में डालकर इन्हें कोशी के बाढ़ में बहा देती हैं। किसी कारणवश जो है वो इस जन्म लिए हुए शिशु को, जो डॉक्टर प्रशांत है, उनको हांडी में डालकर, कोसी नदी है बिहार में बहती है, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसको उन्हीं के बाढ़ में इनको बहा दिया जाता है। और 2 नेपाली जो रहते हैं वो इनको, मतलब पति पत्नी रहते हैं, इनको वहाँ बचा लेते हैं। और फिर वहीं पे एक डॉक्टर रहते हैं, अनिल कुमार बनर्जी, और उनकी पत्नी जिनका नाम स्नेहमयी रहता है। चूँकि उनके संतान नहीं थी, वो इनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये अनिल कुमार बनर्जी जो डॉक्टर रहते हैं, प्रशांत के तथाकथित पिता, वो जो है किसी और स्त्री के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी जो पढ़ाई लिखाई वो पटना मेडिकल कॉलेज और कौशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पूरा करने के बाद जो है ये
मलेरिया सेंटर खुलता है मेरीगंज में, तो वहाँ पे मलेरिया और कालाजार की रिसर्च के संबंध में मेरीगंज आते हैं और वहाँ के परिवेश में इतना ये रच बस जाते हैं, वहाँ के लोगों के बीच में इतना इनका सम्मान और इतना मतलब ये उसमें घुल मिल जाते हैं वहाँ के लोगों के बीच में कि फिर वहीं रहने का ये मन बना लेते हैं। जो दूसरा इसमें पात्र है वो है विश्वनाथ प्रसाद। ये पात्र शोषक वर्ग के प्रतिनिधित्व कर है और कायस्थ टोली के मुखिया हैं। यहाँ पे कायस्थ टोली को मलिक टोली भी कहा जाता है और ये पारबंगा के तहसीलदार भी हैं। कानूनी दाव पेच में बहुत माहिर हैं। विश्वनाथ के चरित्र में द्वंद्व भी दिखाया गया है। जब आगे मैं कहानी का सारांश आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि शुरू में तो ये बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी किसी हद तक लाभ उठा सकते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अंत में जो है ये इनको अपने सारे जो भी कार्यकलाप रहते हैं उसमें इन्हें पछतावा होता है और फिर ये अच्छे काम कुछ कर जाते हैं। फिर इसमें आता है एक जो चरित्र है वो है कालीचरण। कालीचरण इस उपन्यास का सर्वाधिक जीवंत पात्र है। अन्याय और अत्याचार का विरोधी है और जो भी वहाँ दीनहीन है, जो शोषित वर्ग है, उनकी सहायता करता है, उनका हितैषी है, साहसी है और स्वभाव से दृढ़ भी है, मतलब चरित्र से बहुत मजबूत है ये। फिर इसमें आते हैं बालदेव। इसे लोग दुर्वा भी कहते हैं। ये चंदन पट्टी का रहने वाला है और चंदन पट्टी में ये जो है गाय भैंस चराता था, लेकिन जहाँ जिस मालिक के यहाँ काम करता था वहाँ कुछ ऐसी बात हो जाती है कि इसको बहुत वहाँ प्रताड़ना मिलती है और फिर वहाँ से ये भाग करके इधर आ जाते हैं और फिर यहीं रह जाता है। ये जो विश्वनाथ प्रसाद है इनके लिए काम करता है और डॉक्टर रुशांत की भी सहायता करता है और कांग्रेसी के रूप में भी ये काम करता है, लेकिन इसके भी चरित्र में विरोधाभास है। ऊपर से तो बहुत दिखाता है कि ये कांग्रेसी है, लेकिन ये पूर्णतः कांग्रेसी नहीं था, बल्कि उसकी आड़ में ये लोगों को बेवकूफ़ भी बनाता है। अब आते हैं बामन दास। इनका जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा है, कर्मठ है, राजनीतिक कार्यकर्ता है कांग्रेस के और ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर है रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के प्रमुख हैं और उसके बाद आते हैं खिलावन यादव, ये यादव टोली के प्रमुख हैं। फिर है ज्योतिकी। जैसा कि देखिए इसमें फिर वही जो भाषा है देशी भाषा, ज्योतिषी होता है, ये ज्योतिषी, लेकिन ज्योतिकी इनको लोग कहते हैं, जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर यहाँ पे एक मठ है और जिसके महंत है सेवादास। ये मठ के मठाधीश हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत विलासी हैं। और फिर इसके बाद आते हैं इसके सेवक हैं, वो महंत रामदास है और ये सेवादास अंधे हो जाते हैं। उसके बाद मठ का जो महंत है वो ये व्यक्ति रामदास जो है बन जाता है और ये भी बहुत दुर्बल चरित्र का स्वामी रहता है। फिर उसके बाद आइए जान लेते हैं इसके जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं। स्त्री पात्रों में जो है सबसे प्रमुख है लक्ष्मी, कमला, फुलिया, मंगला देवी और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। ऐसे तो बहुत से पात्र हैं, लेकिन विशेषता इन्हीं का इसमें थोड़ा योगदान ज़्यादा रहता है, बार बार चर्चा होती है। तो लक्ष्मी जो है ये मेरीगंज मठ के महंत सेवादास की दासी है। ये जो है पहले पसराहा में एक मठ था, एक गांव है, वहीं रहती थी। वहाँ एक सेवक थे उस मठ के जिनका नाम रामचरण था। उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण कुछ दुष्ट लोगों की वासना का शिकार बन जाती है और फिर ये जो है सेवादास इसे अपने यहाँ ले आता है, अपनी दासी बनाकर रखता है और उसका उपभोग करता है। फिर उसके बाद आती है कमली जो है, कमली कह लीजिए या कमला कह लीजिए, ये विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री एवं डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी है और बाद में फिर उसकी पत्नी भी बन जाती है। इसके अंदर बहुत ही अपने परिवार के प्रति ममत्व है, ममत्व की भावना बहुत ज़्यादा है, किसी को दुखी नहीं देख सकती है। फिर उसके बाद आती है डॉक्टर ममता। ये एक डॉक्टर हैं और प्रशांत की महिला मित्र हैं। प्रशांत के कार्यों में सहयोग देती हैं और उनके लिए प्रेरणा का भी काम करती हैं। फिर है फुलिया जो है मेरीगंज में एक निम्न जाति की विधवा युवती है। बचपन में उसकी शादी हो गई और उसके पति का जब स्वर्गवास हो गया। चरित्र से थोड़ी दुर्बल है और इसका जो है जो बालदेव हो
बालदेव है उसकी बुरी नज़र इस पे रहती है, वो इसके साथ रहना चाहता है। फिर रामपेरिया, ये महंत रामदास की दासी पत्नी है और बहुत ही कुटिली होती है। फिर इसमें आती है मंगला देवी। मंगला देवी जो है वो चरखा सेंटर के कांग्रेस की कार्यकर्ती हैं और एक अच्छी महिला है। इस तरह से मैंने आपको इसके प्रमुख पुरुष पात्र और स्त्री पात्रों के बारे में मैंने बता दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि कहानी क्या है। कहानी जो है बड़े नाटकीय ढंग से शुरू होती है। ये जब 1942 का आंदोलन छिड़ा रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय शुरू होता है। चूँकि मेरीगंज गांव में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, यहाँ ऐसा कोई मिलिट्री अटैक भी नहीं होता या कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटती है, लेकिन फिर भी यहाँ जो अफवाहों के रूप में सारी खबरें पहुँचती रहती है देश की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरीगंज नाम कैसे पड़ा। ये जो पूर्णिया ज़िले का मेरीगंज गांव है, जो कि मैलांचल की पृष्ठभूमि है, तो यहाँ पे एक थे मार्टिन, मतलब अंग्रेज़ थे जो कि नील की खेती यहाँ करना चाहते थे और वो नील की खेती करने के लिए यहाँ आते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर हवेली रहती है, वहाँ ये रहना शुरू कर देते हैं। और इनकी पत्नी जो कि कलकत्ता में रहती हैं, उनको भी ये यहीं पे बुला लेते हैं मेरीगंज में। और यहाँ पे आने के कुछ ही हफ्ते बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको मलेरिया हो जाता है। और चूँकि गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहता है, कोई भी सेंटर नहीं रहता है, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और सही समय पे उचित इलाज ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मार्टिन जो है उन्हीं के नाम पे, इनकी पत्नी का नाम चूँकि मेरी रहता है, उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम मेरी रख देते हैं। कुछ समय बाद जो है, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे एक मलेरिया सेंटर होना चाहिए, क्योंकि उस समय मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो उन्होंने मलेरिया सेंटर खोलने के लिए अपनी कुछ भूमि जो है दान स्वरूप दे दी थी कि यहाँ पे सेंटर खोला जाए, लोगों को उससे लाभ मिले। और समय बीतने के साथ में उनकी भी मृत्यु हो जाती है और तब से इस गांव का नाम मेरीगंज पड़ जाता है। अब कहानी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रशांत जो है, डॉक्टर प्रशांत, वो मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करने के लिए मेरीगंज गांव आते हैं और यहाँ पे ये सेंटर खुलने वाला है। पहले तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ कुछ बड़ी घटना घट गई है, देश में चारों तरफ जो है वो आंदोलनकारी घटनाएं घट रही हैं, तो यहाँ भी कुछ हो गया है। और कहीं यहाँ पे फोर्स जो है वो गांव के जो भी अनुचित कर रहे हैं काम, उनको पकड़े ना। तो बालदेव चूँकि कांग्रेसी था और उससे लोग चिढ़ते भी थे, तो सब लोग उसको पकड़ के वहाँ ले जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है, ना ही ऐसा कुछ होगा, बल्कि एक मलेरिया सेंटर खुलने वाला है और डॉक्टर प्रशांत वहाँ पे सबका इलाज करेंगे। फिर जब ये सब बातें सामने आती हैं तो सभी लोग जो मतलब गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, उसमें जो है मालिक टोला या जिसको कायस टोला के जो रहते हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद, वो अपना वहाँ पे दिखाते हैं। और जो राजपूत टोला के रामकृपाल सिंह हैं, वो भी अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपस में खींचातानी जो होता है, विभिन्न वर्गों के प्रति मतभेद होता है, जाति को लेकर के या धर्म को लेकर के, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, प्रतिबिंबित किया गया है। लेकिन फिर सब लोग मिल के जो है, चूँकि मलेरिया पूरे गाँव मतलब मलेरिया ऐसी बीमारी जिससे गांव के सभी लोग प्रभावित होते हैं, तो सब लोग मिलजुल कर उनकी मदद करते हैं और गांव में मलेरिया सेंटर खुल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर ये जो विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री रहती कमला, इसको मतलब ये बार बार बेहोश हो जाती है, तो इसका इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक दिन इसके पिता जो है कमली को लेकर के प्रशांत के वहाँ पे आते हैं मलेरिया सेंटर पे, और वो उनको इंजेक्शन लगाते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसमें प्रेम का बहुत ही अच्छा स्वरूप दिखाया हुआ है कि एक दूसरे के प्रति जो है कैसे मतलब समर्पित होकर के प्रेम को एक ऊंचाई पे ले जाते हैं लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे गांव के और भी लोग हैं, जैसे राम कृपाल हैं,
उनका बेटा हरगौरी है और खिलावन यादव उनका बेटा राम यादव है। और इस गांव में बस कुछ ही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें से संख्या मुश्किल से 10 या 15 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। बाकी लोग जो है अपनी अपनी प्रभुसत्ता को जो है वह सिद्ध करने के लिए आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। इसमें जो बालदेव हैं वो फुलिया, जिसे अभी मैंने बताया, उस मतलब बहुत सुंदर वो रहती है, उसके पीछे ये सोचते हैं कि उससे इनका विवाह हो जाए। और इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो चलती रहती हैं। ग्रामीण जीवन का इसमें पिछड़ापन दिखाया है, बहुत ही दुख दारिद्र्य दिखाया है। नारी की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है। नारी को सम्मानजनक स्थान देने के पक्ष में वहाँ के पुरुष आज भी तैयार नहीं हैं, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो या आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो। हर बात में पुरुष की मर्जी को अहमियत दी जाती है। प्रशांत, जो कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का सरकारी प्रस्ताव को ठुकराकर मेरीगन में लोगों की सहायता करता है और यहीं के प्रति वो समर्पित हो जाता है। उसके अंदर आत्मीयता है, देश के प्रति बहुत ही प्रेम भाव है। प्रशांत जो है एक मतलब किसी ग्रुप में तो शामिल नहीं रहता है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो कम्युनिस्ट रहता है। इस गांव में 3 जो है पक्ष देखने को मिलते हैं, मतलब 3 पार्टी आप देख पाएंगे इसमें। एक कांग्रेस है, दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा है काली कुर्ती या कह लीजिए समाजवादी जो है दल है, उनके कर्मी लोग काम करते हैं। इसमें ऐसे पाखंडी पंडितों को भी उजागर किया गया है जो कि धर्म के नाम पे लोगों को झांसा देते हैं, उनसे धोखाधड़ी करते हैं, अंधविश्वास के नाम पे उनसे अनुचित लाभ लेते हैं। यहाँ सेवादास, जो महंत सेवादास हैं, यहाँ मठ के स्वामी जो हैं, मतलब देखने के लिए, मतलब दिखाने के लिए तो ब्रह्मचर्य का वो अनुसरण करते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही विलासी व्यक्ति रहते हैं और लक्ष्मी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुचित लाभ उठाते हैं। और उनके बाद जो दूसरा उनका अनुचर आता है रामदास है और एक बाहर से नरसिंह दास आता है। इन लोगों की बातों को सुनकर, इन लोगों के विचारों को जानकर ऐसा लगता है कि ये नारी के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखते हैं, इनकी विचारधारा कितनी गंदी है और ये लोग समाज के मतलब समाज के ऊपर एक धब्बे हैं। ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पर ये लोग जो है हर बुरे कर्म को अंजाम देते हैं। और यहाँ पे आप ये देख पाएंगे जो बामन दास है, बामन दास जो हैं वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस दल के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। और धीरे धीरे इसी तरह आप इसमें पाएंगे इस उपन्यास में कि बहुत सारे समस्याओं का इसमें उजागर किया गया है। इसकी भाषा को और इसकी कहानी को रोचक बनाने के लिए इसमें उन्होंने रेणु जी ने जो है मिथिला की भाषा का प्रयोग किया है, लोकगीतों का इसमें प्रयोग किया है। जो उस समय क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे विद्यमान थी और क्षेत्रीय लोकगीत हुआ करते थे, उसका जगह जगह पे इन्होंने प्रयोग किया है और उपन्यास को और रोचक और एकदम जीवंत बना दिया है। यहाँ एक संवाद आता है कि गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे होने का मतलब है कि अगर वो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अंधविश्वासी हैं तो वास्तव में वो सीधे हैं, लेकिन उनकी सांसारिक बुद्धि जो होती है वो किसी से कम नहीं होती है। सांसारिक बुद्धि उनको इतनी होती है कि वो चाहें तो एक दिन में 10 लोगों को भी बेवकूफ़ बना सकते, उनको ठग सकते हैं। और ठगे जाने के बाद भी उस व्यक्ति को एहसास नहीं होने देंगे कि वो उनके द्वारा ठगे गए हैं। मतलब उनकी सरलता ऐसी है कि लोग उन पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनको हम गांव के लोगों को सीधे साधे इस अर्थों में कह सकते हैं कि सीधे साधे कब हम कहेंगे, उनकी अनपढ़ता को, उनकी अज्ञानता को, उनके अंधविश्वास को देख करके। और इसमें जो है इसकी संवाद शैली कम है, मतलब इस उपन्यास में रेणु जी ने संवाद शैली का प्रयोग कम किया है। इसमें प्रश्नोत्तर विधा का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है। मतलब इसमें हमेशा एक दूसरे से लोग प्रश्न करते रहते हैं, आप संवाद कम पाएंगे। और कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे। अभी मैंने बताया आपको कि 42 से लेकर 48 तक की पृष्ठभूमि है यहाँ पे। और जब देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद जब धीरे धीरे जो सुधार आने की संभावना होती है और कुछ
जो भ्रष्टाचार और बढ़ने लगता है, उसी क्रम में बामन दास को जब पता लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं गांव के जो कि यहाँ का सामान जो है तस्करी स्वरूप पाकिस्तान की सीमा तक ले जा रहे हैं, तो इसका विरोध करते हैं। और इस विरोध का परिणाम ये होता है कि बामन दास को जिस गाड़ी से लोग सामान ले जाते हैं उसी गाड़ी के नीचे कुचल के उसे लोग मार देते हैं। और इस तरह से बामन दास, जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता है, गांधी जी का भक्त रहता है और उन्हीं के विचारों पे वो अपने देश के लिए अपनी बलि दे देता है। बाद में लोग उसकी एक समाधि बना करके उसको वहाँ का पीर बना देते हैं, उसको पूजा भाव श्रद्धा उसकी करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये जो वर्ग है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोली और जातिगत संघर्ष बहुत देखने को मिलता है। इसमें जितने भी टोली हैं वो हर एक टोली जो है किसी न किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इसमें ब्राह्मण टोली है, यादव टोली है और इसमें क्षत्रिय टोली है। उसके बाद मालिक टोला या कायस्थ टोला कह लीजिए। ये एक दूसरे को जो है हमेशा एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध जो है दिखाते हैं। और इसी क्रम में जो है एक पक्ष जब दूसरे पक्ष का साथ देने लगता है तो उसका शिकार वो पक्ष भी होता है। और यहाँ पे बाद में लोगों में ये खबर अफवाह फैला दी जाती है कि जो प्रशांत है वो कम्युनिस्ट है और जो कम्युनिस्ट के विरोधी दल होते हैं वो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इनकी जो मतलब विश्वनाथ दास है वो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो कमला है, जब इनका प्रेम प्रसंग बढ़ता है और कमला जो है वो इनके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, जब विश्वनाथ प्रसाद को ये पता चलता है तो वो प्रशांत की फिर मदद करते हैं, प्रशांत को छुड़ाते हैं। और प्रशांत आता है वापस गांव में और कमला से विवाह करता है। उसका पुत्र भी होता है जिसका नाम नीलोत्पल होता है। और ममता जो है, जो इनकी प्रेरक रहती है, जो इनकी मित्र भी रहती है, ये जब जेल से रिहा होकर गांव आने को रहते हैं तो ये ममता से कहते हैं कि ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैले आंचल का बार बार प्रयोग होता है। और इतना मतलब जिस अंचल की ये बात चल रही है वहाँ पे इतनी बुराइयाँ होते हुए भी फिर वहाँ एक नवा अंकुर मतलब जन्म लेता है और एक जो है प्रगति की बयार बहती है। और ये कहानी जो है, ये उपन्यास जो है एक सुखद अंत की ओर मोड़ लेता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सुखांत उपन्यास है जो बहुत सारी परेशानियों संघर्षों के बीच में शुरू तो होता है लेकिन इसका अंत बहुत ही अच्छा होता है। सारी चीज़ें जो है सुलझ जाती हैं। जो विश्वनाथ प्रसाद हैं जो कि लोगों की ज़मीनों को हड़प लेते हैं, लोगों की ज्ञानता का लाभ उठा करके उनके ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। तो जब इनका जो है बेटी जब एक पुत्र को जन्म देती है उसकी खुशी में और प्रशांत वापस आ जाते हैं, इनकी बेटी का विवाह हो जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है और इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये जो है सबको 5-5 जो है बीघी ज़मीन जो है वापस कर देते हैं और जिसके भी कागज़ इन्होंने हड़प कर रखे रहते हैं उनको दे देते हैं। इस तरह से इनमें हृदय परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह से घटनाएं जो हैं घटती हैं और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा उपन्यास माना जाता है आंचलिक परिवेश का। और रेणु जी की इसमें जो उनकी कलम की सार्थकता है वो भी देखने को मिलती है। इन्होंने वाद्य यंत्रों के प्रयोग भी किया है। जब एक कथानक दूसरे कथानक के बदलाव पे आता है तो रेणु जी ने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके उन्हें जो है एक जीवंत जो है परिचय देने की कोशिश की है। और इस तरह से जो है ये उपन्यास कई संघर्षों और अंधविश्वास और जो भी पीड़ा है उन सब को दिखाते हुए, मतलब एक गांव में जितना कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे झाड़ फूक है, टोना टोटका है, भूत प्रेत है, जाति व्यवस्था का बोलबाला है, सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे यहाँ पे परिवर्तन होता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और
प्रशांत जो है, डॉक्टर प्रशांत यहीं पर रह कर के गाँव के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते हैं और जो गांव की व्यवस्था रहती है उसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, लोगों की मनोभावना को बदलते हैं। लेखक ने बहुत ही सरल और सजीव भाषा में प्रचलित जो है लोक कथा, लोकगीत, संगीत के साथ जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश था उसको भी उपन्यास में पात्रों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पता चलता है कि आंचलिक जीवन जो है वो स्थिर नहीं होता है, इसमें निरंतरता एवं प्रवाह जो है वो बना रहता है। तो इस तरह से आप ये कहानी जो है यहीं ख़त्म होती है, एक सुखांत मोड़ पर आकर के इतने उतार चढ़ाव, इतने जो है संघर्षों को देखने के बाद इस कहानी का अंत होता है और डॉक्टर प्रशांत जो है सबके साथ मिलकर के मेरीगंज गांव को एक प्रगति के पथ पर आगे ले जाते हैं। तो ये कहानी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहे। और थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। थैंक यू।